Hello dear students, let's continue with the chapter 8th of class 6 history NCERT textbook presented by your SST teacher Kunal Devgan, and the name of the chapter is Ashoka, the emperor who gave up the war. Ashoka जो एक राजा हुआ है, जो एक ग्रेट एम्परर हुआ है, जो एक महान राजा हुआ है, वो एम्परर क्यों लड़ाई का त्याग कर देता है, वो क्यों लड़ाई को छोड़ देता है। हम इस चैप्टर में इसके बारे में बात करेंगे। अशोका कौन था, जो मौर्यन वंश का, जो मौर्य साम्राज्य का, मौर्यन डायनेस्टी का एक महान राजा हुआ है। हम इस चैप्टर में उसके बारे में बात करेंगे। अशोका जो था ये चंद्रगुप्त का पोता था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप सभी ने पढ़ा है, आपने काफ़ी टीवी सीरियल्स में चंद्रगुप्त के बारे में देखा भी होगा, चाणक्य के बारे में भी देखा होगा कि चाणक्य कौन था। तो इस चैप्टर में हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और एक बहुत बड़े एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले चैप्टर में किंगडम्स के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि किंगडम्स क्या होते हैं, और जो बहुत बड़ा किंगडम होता है ना, बहुत बड़ा किंगडम, उसको हम कहते हैं एम्पायर। तो एम्पायर क्या होता है, इस चैप्टर में हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पर चैप्टर को शुरू करने से पहले हम एक थोड़ी सी पुरानी स्टोरी के ऊपर ध्यान डालते हैं, जो हम अब तक हम पढ़ चुके हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कहाँ पे लोगों ने रहना शुरू किया। जो वो लोग थे वो हंटिंग गैदरिंग करते थे, फिर उन्होंने पशुपालन करना शुरू किया, फिर उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू किया। वो एक जगह पर रहना शुरू हुए। कैसे रहते थे वो, ट्राइब्स बना के, कबीले बना के रहते थे। उसके बाद हमने क्या देखा कि कैसे विलेजेस बनते हैं, जो लोग थे वो विलेजेस कैसे बनाते हैं, सिटीज़ कैसे बनती हैं। हड़प्पा के बारे में बात की, हड़प्पा कैसी सिटी थी। मोहनजोदारो के बारे में बात की, डिफरेंट रिवर्स की बात की, इंडस रिवर की बात की, उसके किनारे बनी हुई कितनी हमने शहरों की बात की। फिर हमने थोड़ा सा आगे आए तो हमने देखा कि जनपद क्या होते हैं, कि कैसे जो लोग थे वो उस लोगों के लीडर्स बनते हैं। वो अटैक करते हैं दूसरों के ऊपर, उनकी लैंड को कैप्चर कर लेते हैं, उनके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, और जो भी उनको जब वो अटैक करते हैं, जब भी वो जीते तो वो आपस में बांट लेते हैं। फिर कुछ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जनपद थे, हम वो क्या कहलाते हैं, वो महाजनपद कहलाते हैं। तो हमने महाजनपद की बात की थी, उसमें हमने मगधा की बात की, वज्जी की बात की। ठीक है, तो और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जब वो महाजनपद बने, जब कितने ज़्यादा महाजनपद एक ही पर्सन के कंट्रोल में आ जाते हैं, किंगडम, बहुत बड़ा किंगडम बन जाता है, तो उसे हम कहते हैं एम्पायर। इसमें हम एम्पायर की बात करेंगे। पर चैप्टर शुरू करने से पहले आप जल्दी से इस वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से कोई कॉइन या फिर किसी नोट, जो आपका करेंसी का नोट होता है, उसको देखिए। उसके ऊपर आप देखोगे तो लॉइन्स की एक इमेज बनी होगी। एक लॉइन सामने देख रहा है, एक लेफ्ट में देख रहा है, एक राइट में देख रहा है। तो ये लॉइन की जो इमेज है कहाँ से आई है, ये सारनाथ से आई है। ये सारनाथ स्टोन पिलर के ऊपर ऐसे एक स्टोन का स्टैचू बना हुआ है, जो किसके टाइम पे बनाया गया था, जो अशोका के टाइम पे बनाया गया था, और जिसकी इमेज हम आज हम गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर हम लॉइन कैपिटल देखते हैं, और हम इवन की इन कई नोट्स के ऊपर देखते हैं, कई गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर देखते हैं। ये एक तरह का स्टेट सिंबल बन चुका है हमारा, मतलब कंट्री का सिंबल है एक तरह से, कि जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सारनाथ स्टोन पिलर भी कहते हैं। तो ये अशोका के टाइम का है। तो हमें आज भी हमने अपने डेली लाइफ में ऐसी कई चीज़ें देख रहे हैं जो अशोका से रिलेटेड है, पर हमें पता ही नहीं है इनके बारे में। तो आज हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और अशोका के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं। इंस्क्रिप्शन, मैंने आपको पहले ही अपने चैप्टर्स में बताया था कि हमें हिस्ट्री के बारे में मनुस्क्रिप्ट से पता लगता है, आर्कियोलॉजिस्ट से पता लगता है, इंस्क्रिप्शन से पता लगता है। तो इंस्क्रिप्शंस क्या थी, जब कोई भी हार्ड सरफेस के ऊपर कुछ भी लिखा होता है उसको हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन, चाहे वो स्टोन के ऊपर लिखा हो, चाहे वो मेटल के ऊपर लिखा हो। तो अशोका जो था, इसने इंस्क्रिप्शन कार्व करवाई थी पिलर्स के ऊपर, रॉक सरफेसेस के ऊपर। और ये जो मैंने बताया ना कि अशोका ने करवाई थी, तो अशोका के कहने से ही ये इंस्क्रिप्शन बनी थी। तो इसके ऊपर लिखा होता था, कुछ चीज़ों के बारे में अशोका ने लिखवाया होता था, कुछ अपनी विक्ट्रीज के बारे में लिखवाया होता था, किसी ऑर्डर के बारे में लिखवाया होता था जो अशोका लोगों तक पहुंचाना चाहता था। और जो ये अशोका के जो ग्रैंडफादर थे, उनका नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य था। उन्होंने इस एम्पायर को फाउंड किया था। उन्होंने इस एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था। कब, आज से 2300 ईयर्स पहले। फिर से वही चीज़ करते हैं, पहले 2000 साल पीछे जाते हैं। ठीक है, जीरो आ गया जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ। फिर 300 साल पीछे जाते हैं, मतलब 300 BC में
क्या होता है 300 BC में चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, जो अशोका के ग्रैंडफादर थे, उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिसके बारे में आप सभी टीवीज में पढ़ते हो, टीवी में देखते हो, उनके साथ एक और पर्सन को आप देखते हो, चाणक्य, जिन्होंने उनको अपना राज्य सिंहासन इस्टेब्लिश करने में, अपने वंश की स्थापना करने में हेल्प की थी। और चाणक्य के और नाम से जाना जाता है, जिसका क्या नाम है, कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य का मतलब होता है बहुत ही चतुर पर्सन, वाइज मैन। और उन्होंने अपने ये सारे आइडियाज़ जो उन्होंने चाणक्य को दिए थे, कैसे वो किसको हरा के, जो चंद्रगुप्त मौर्य था, वो किसको हरा के राजा बनता है, कैसे बनता है, तो डिफरेंट जो आइडियाज़ थे उन्होंने अपनी किताब में लिखे थे, जिस किताब का नाम है अर्थशास्त्र। आपको याद रखना है बच्चों कि किसके द्वारा अर्थशास्त्र लिखी गई थी। अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी, जिसको कौटिल्य भी कहते हैं। और जो ये एम्पायर की हम बात करें, अशोका के एम्पायर की बात करें, तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी। अशोका का एम्पायर बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। एक मिनट, आप ये इमेज देखिए, अशोका का एम्पायर कितना बड़ा था, आपको उससे ही पता लगेगा कि अशोका का एम्पायर कितना बड़ा था। ये है मौर्य एम्पायर। तो हमने अभी तक मौर्य एम्पायर में हमने अलग अलग जगह पे देखा था कि यहाँ पे मगधा था, है ना, यहाँ पे मगधा था, है ना। अब हाउ एम्पायर की बात कर रहे हैं, तो एम्पायर डिफरेंट महाजनपद से जनपद थे, पर जो एम्पायर था वो इतना बड़ा था बच्चों, इतने बड़े एरिया में एम्पायर बना हुआ था। मतलब पूरा का पूरा इंडिया कवर हो रहा है इसमें, है ना, पूरा का पूरा इंडिया कवर हो रहा है। तो हम इस एरिया की बात करेंगे, हम इसकी डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ भी थी इस एम्पायर में, जैसे पाटलिपुत्र थी। जो पाटलिपुत्र थी वो क्या थी, वो इस एम्पायर की कैपिटल थी। जो पाटलिपुत्र थी वो इस एम्पायर की कैपिटल थी। ऐसे ही तक्षशिला थी। तक्षशिला को क्या माना जाता था, तक्षशिला को माना जाता है कि ये नॉर्थ वेस्ट का गेटवे है। अगर कोई मौर्य एम्पायर में आना चाहता था तो वो तक्षशिला के थ्रू आता था, और जो कोई सेंट्रल एशिया से आना चाहता था वो तक्षशिला के जरिए आता था। एक और सिटी है जो उज्जैन है। उज्जैन को क्या माना जाता था, उज्जैन को कहा जाता था कि अगर कोई पर्सन साउथ की ओर जाना चाहता है तो ये नॉर्थ से साउथ की ओर जाने के लिए रूट है। तो ये जो सिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, इन सिटीज़ में कौन रहता था, इन सिटीज़ में मर्चेंट्स रहते थे, ऑफिशियल्स रहते थे, क्राफ्ट पर्सन्स रहते थे। तो डिफरेंट तरह के पर्सन इन सिटीज़ में रहते थे। और हमने ये जो इतने बड़े किंगडम की बात करें, इसमें सिटीज़ भी हैं, फॉरेस्ट भी है, विलेजेस भी हैं। तो कुछ लोग जो थे वो सिटीज़ में रहते थे, कुछ लोग जो है वो फॉरेस्ट में रहते थे। जो लोग फॉरेस्ट में रहते थे वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इकट्ठा करते थे। जो सेंट्रल इंडिया में था, मोस्टली जो सेंट्रल इंडिया का हिस्सा था, वहाँ पे फॉरेस्ट थे ज़्यादा बड़े बड़े। क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल थी। कुछ लोग थे वो विलेजेस में रहते थे। विलेजेस में जो रहेंगे लोग वो फार्मर होंगे या हर्डरर्स होंगे। तो इतना बड़ा एम्पायर था। तो इस एम्पायर में डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस भी बोली जाती थी, डिफरेंट तरह के फूड भी खाया जाता था, और डिफरेंट तरह के क्लोथ्स भी पहने जाते थे। आज भी हम इंडिया में देखते हैं तो JNK में अलग तरह का फूड भी खाया जाता है, अलग तरह से कपड़े भी डाले जाते हैं। पंजाब में अलग तरह का फूड खाया जाता है, अलग तरह से कपड़े डाले जाते हैं। हरियाणा में, साउथ में, हर एक जगह पे अलग, क्योंकि अगर इतना बड़ा एरिया होगा तो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती है ना, मौसम जो होता है वो अलग अलग होता है। तो वहाँ पे मौसम अलग अलग होगा, खाने के लिए भी डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी, और पहनने के लिए भी एक अलग पहरावा होगा, उस मौसम के अकॉर्डिंग होगा। जो अब हम बात करेंगे कि जो ये एम्पायर था ये डिफरेंट कैसे था किंगडम से। हमने बात की कि एम्पायर जो है वो किंगडम से बहुत बड़ा होता है। इसके लिए बहुत रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, ठीक है, बहुत चीज़ें चाहिए होती हैं, डिफरेंट चीज़ें एम्पायर के लिए चाहिए होती हैं। प्रोटेक्शन ज़्यादा चाहिए एम्पायर के लिए, बहुत बड़ी आर्मी चाहिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोटेक्शन के लिए तो आर्मी चाहिए। रिसोर्सेज का मतलब है कि जैसे बहुत ज़्यादा वुड चाहिए, बहुत ज़्यादा खाने के लिए चाहिए लोगों को, क्योंकि एम्पायर बड़ा तो लोग भी ज़्यादा होंगे। लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स चाहिए होते हैं। ऑफिशियल्स का काम क्या होता है, जो टैक्स को कलेक्ट करते हैं। ऑफिशियल कोई भी जो सरकारी पर्सन होता है उसको हम कहते हैं ऑफिशियल, जो कोई काम करता है सरकारी। तो उस टाइम की एक तरह से सरकार है। तो इसके अंदर भी इनके कुछ क्या हैं, कुछ मिनिस्टर्स हैं, कुछ ऑफिशियल्स हैं। तो ऑफिशियल्स चाहिए होते हैं जो टैक्स को कलेक्ट कर सकें।
तो ये था एम्पायर जो है वो किंगडम से डिफरेंट कैसे होता है। अब हम बात करते हैं डायनेस्टी की। डायनेस्टी क्या होती है? डायनेस्टी बच्चों वो होती है जब एक ही फैमिली के रूलर्स एक के बाद एक बनते हैं, उसको हम कहते हैं डायनेस्टी। मान लो तुम हो, तुम्हारा आगे बेटा आएगा वो भी राजा बनेगा, आगे तुम्हारे बेटे का बेटा आएगा वो भी राजा बनेगा। तो ये होती है जब तुम्हारी ही फैमिली से रूलर्स बनेंगे, तो ये होती है डायनेस्टी। तो मौर्य भी एक डायनेस्टी थी। हमने बात किया कि मौर्य एक डायनेस्टी जिसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का आगे बेटा हुआ बिंदुसारा, बिंदुसारा का आगे बेटा होता अशोक का। तो अशोक का कौन हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य का पोता हो गया, है ना। तो ये होती है डायनेस्टी में फर्क। अब रूलिंग द एम्पायर की बात करते हैं कि इस एम्पायर में कैसे रूलिंग होती थी, कैसे इस एम्पायर, इतने बड़े एम्पायर को चलाया जाता था। तो हमने ये तो बात की थी एम्पायर बहुत बड़ा था और डिफरेंट पार्ट्स जो थे इस एम्पायर के वो डिफरेंट तरीके से रूल किए जाते थे। कुछ एरिया जो था वो पाटलिपुत्र से डायरेक्ट कंट्रोल किया जाता था। आगे जाके मैं आपको ये सारा मैप में दिखाऊंगा कि पाटलिपुत्र कहाँ है, कौन से एरियाज को पाटलिपुत्र से कंट्रोल किया जाता था, ठीक है। कुछ एरिया तो पाटलिपुत्र के डायरेक्ट कंट्रोल में होता था और यहाँ के जो ऑफिशियल्स थे उनको जो अपॉइंट किया हुआ था वो टैक्सेस को कलेक्ट करते थे विलेजेस से, टाउन के एरिया से, और जो लोग टैक्स नहीं देते थे उनको पनिश करते थे। और जो ये ऑफिशियल्स थे इनको सैलरी दी जाती थी क्योंकि ये काम कर रहे थे। कुछ स्पाइस थे, जासूस छोड़े होते थे किंग ने कि ध्यान रखो ये ऑफिशियल सही तरह काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये किसी से पैसे तो नहीं ले रहे, ये करप्शन तो नहीं कर रहे, ये ब्राइब तो नहीं ले रहे। ब्राइब क्या होती है? ब्राइब होती है जब हम किसी से पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, उसको कहते हैं ब्राइब। तो ये किसी से ब्राइब तो नहीं ले रहे। और जो एम्परर था, जो राजा था, वो सुपरविजन करता था, सुपरविजन के इन लोगों का सभी का ध्यान रखता था कि ये कहीं किसी और के साथ मिलके मेरे खिलाफ कुछ करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें चलती थी और जो रॉयल फैमिली होती थी वो भी सुपरविजन करती थी, ध्यान रखती थी कि कहीं उनके खिलाफ कोई चीज़ें तो नहीं चल रही। और जो अदर प्रोविंसेस थे, जो अदर एरियाज़ थे, उनको प्रोविंशियल कैपिटल्स के थ्रू रूल किया जाता था। जो दूर एरियाज़ होते हैं वहाँ पे एक कैपिटल बना दी जाती थी, एक इम्पॉर्टेंट मतलब कि एरिया बना दिया जाता था जिसके ऊपर पाटलिपुत्र का कंट्रोल होता था, जिसको पाटलिपुत्र कंट्रोल करता था। मान लो यहाँ पे पाटलिपुत्र है, यहाँ पे तक्षशिला है, तो पाटलिपुत्र तक्षशिला को कंट्रोल करेगा और जो तक्षशिला है वो बाकी एरिया को, जो आसपास का एरिया उसको कंट्रोल करेगा। तो ऐसे प्रोविंशियल कैपिटल्स बना दी जाती थी जिसको पाटलिपुत्र से कंट्रोल किया जाता था। क्योंकि जो मौर्य का एम्पायर था वो बहुत ही वास्ट एरिया में था और जो इनके बीच में लैंड बचता था, मतलब पाटलिपुत्र से तक्षशिला जाने के लिए कुछ क्या चाहिए? रोड्स चाहिए। तो इन रोड्स को मौर्य के द्वारा, मतलब पाटलिपुत्र के द्वारा, जहाँ पे राजा थे उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता था। रिवर्स को ऊपर कंट्रोल किया जाता था। क्यों? क्योंकि यही तो मेजर सोर्स था किसका? ट्रांसपोर्टेशन का। और इन्हीं के थ्रू ही तो अलग अलग जगह से रिसोर्सेज और टैक्सेस को कलेक्ट करके पाटलिपुत्र तक या एम्परर तक पहुंचाया जाता था। तो अलग अलग तरह के टैक्सेस लिए जाते थे लोगों से, डिफरेंट लोकेशन से ट्रिब्यूट लिए जाते थे। टैक्सेस और ट्रिब्यूट में फ़र्क होता है। टैक्सेस आपको देने ज़रूरी है कि रेगुलरली आपको देने ही पड़ेंगे, पर जो ट्रिब्यूट्स होते हैं ना, जब किंग आपसे मांगता है आप, या फिर जब आप किंग को देना चाहते हो तो आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। कुछ जो एरिया थे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फॉरेस्टेड एरियाज थे और जो फॉरेस्टेड रीजन थे ना, इसके ऊपर किसका कंट्रोल होगा? अब घने जंगल है, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल थोड़ी हो सकता था। पर वो अंदर जो उसके कबीले रहते थे या जो लोग रहते थे, वो जो एम्परर था, जो राजा था, ठीक है, उसको एलिफेंट्स प्रोवाइड करते थे, टिम्बर प्रोवाइड करते थे। टिम्बर एक तरह की वुड होती है, हनी प्रोवाइड करते थे, वैक्स प्रोवाइड करते थे। तो क्यों? क्योंकि ये चीज़ें रिसोर्सेज में आती हैं जो एम्परर्स को चाहिए होती थी उस टाइम पे, क्योंकि इनका काम होता था। एलिफेंट वो अपनी आर्मीज में यूज़ करते थे, टिम्बर से अपने महल बनाते थे, घर बनाते थे, कार्ट्स बनाते थे, हनी का वो खाते थे, वैक्स का भी वो इस्तेमाल करते थे, मे भी कैंडल्स बनाने के लिए करते हो। तो ये था, ये जो चीज़ें थी जो मौर्यन एम्पायर में चल रही थी। कैसे सिटीज़ में जो लोग थे, मर्चेंट्स वगैरह रहते थे, कैसे जो विलेजेस में लोग रहते थे, कैसे फॉरेस्ट में लोग रहते थे। अब हम बात करते हैं मौर्यन एम्पायर की। मौर्यन एम्पायर की कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जिसके बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। जैसे पाटलिपुत्र है, ये मौर्यन एम्पायर की बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। ऐसे ही तक्षशिला है, उज्जैन है, ये मौर्यन एम्पायर की तीन। और यहाँ पे कलिंगा है। कलिंगा की वजह से ही जो अशोका था उसने लड़ाई करनी छोड़ी थी, इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे।
तो ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी मौर्यन एम्पायर की। और ये जो आपको ब्लू में मार्क हुई दिख रही हैं, ये वो जगहें हैं जहाँ से हमें मौर्य और यहाँ अशोका की इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं, उसकी लिखी हुई कुछ चीज़ें मिलती हैं जो अशोका ने लिखवाई थी। और इनको भी आपको याद रखना है, जैसे कंधार है, गिरनार है, सांची है, ब्रह्मगीर है, इलाहाबाद आप सभी को याद रखना है, मानेसरा है, कौशंबी है, सारनाथ है। सारनाथ आपको वैसे भी याद होगा कि सारनाथ पे बुद्धा ने पहला क्या दिया था, अपना पहला सरमन दिया था, पहला प्रवचन दिया था। किसने? बुद्धा ने। कहाँ पे? सारनाथ में। तो ये वो एम्पायर था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हमने ये डिस्कस कर लिया है कि टैक्सेस जो थे इनको रेगुलरली कलेक्ट करने पड़ते थे, टैक्सेस ये पे करते थे। और जो ट्रिब्यूट थे, जब उनके पास कोई चीज़ होती थी या फिर जो किंग था वो उनसे डिमांड करता था, तो तब वो क्या प्रोवाइड करते थे, तब वो ट्रिब्यूट्स देते थे। अब द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी, अशोका का जो एम्पायर था उसकी कैपिटल सिटी क्या का नाम क्या था? अशोका के एम्पायर की कैपिटल सिटी का नाम था पाटलिपुत्र, जो आज के टाइम पे पटना है बिहार में, जिसका आज का नाम है पटना, जो बिहार में है। तो अशोका अपने एरिया का एम्पायर था, तो कुछ और भी तो इंडिया के बाहर एम्पायर थे और उनमें भी एम्परर थे। तो वो जो एम्परर थे वो अपने राजदूत को, एक पर्सन को भेजते हैं कि कहाँ पे? पाटलिपुत्र में, अशोका के एम्पायर में। और उस पर्सन का नाम है सेलूकस निकेटर, जो एक एम्परर था। सेलूकस निकेटर आपने सभी ने अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा, आगे जाके अपनी आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे भी अलेक्जेंडर के बारे में। अलेक्जेंडर का ही मिलिट्री कमांडर था जिसका नाम था सेलूकस निकेटर। जो ये सेलूकस निकेटर है, एक एम्बेसडर को, एक राजदूत जिसका नाम था मेगनथीसिस को, उसको चंद्रगुप्त के कोर्ट में भेजते हैं। और जो मेगनथीसिस है ये चंद्रगुप्त के बारे में लिखता है, अकाउंट लिखता है कि चंद्रगुप्त का एम्पायर कैसा था, यहाँ के जो राजा थे वो कैसे रहते थे। तो इससे पता लगता है कि उस टाइम पे जो लोग थे ना, जो चंद्रगुप्त के टाइम पे जो यहाँ पर पुराने टाइम के लोग थे, वो कैसे एक दूसरे से जुड़े होते थे, कैसे उनको एक दूसरे के बारे में पता लगता था। और अब हम आगे जाके बात करेंगे कि अशोका अ यूनिक रूलर, जो अशोका है जिसके हमें आज इतनी चीज़ें मिलती हैं, जिसकी फ़ोटोज़ चीज़ों की बनाई हुई हमने हमारे नोट्स पे हैं, हमारे कॉइन्स पे हैं, हमारे ऑफिस के बाहर उसकी कई बार हमें वो सिंबल बना हुआ दिखता है। तो अशोका एक यूनिक रूलर था। तो ऐसी उसके अंदर क्या यूनिकनेस थी, तो हम उसी यूनिक चीज़ों के बारे में अशोका की पढ़ेंगे। जो अशोका है वो मौर्यन रूलर एक मौर्यन एम्पायर का सबसे इम्पॉर्टेंट और फेमस रूलर है। ये पहला रूलर है जिसने इंस्क्रिप्शंस का यूज़ करना शुरू किया था, कि हार्ड सरफेस पे कुछ इंस्क्राइब करवा के, लिखवा के उसने अलग अलग जगह पे लगवाना शुरू किया था। जैसे आज के टाइम पे पोस्टर लगते हैं ना, वैसे इंस्क्रिप्शन लगवाई जाती थी उस टाइम पे, क्योंकि वो अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहता था। और उसने भी संस्कृत का इस्तेमाल नहीं किया था, उसने प्राकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था। क्यों? मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि प्राकृत लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज थी जो सभी को समझ आती थी। और प्राकृत जो लैंग्वेज थी, जो वो किस स्क्रिप्ट में, किस लिपि में लिखी गई थी, वो थी ब्रह्मी लिपि। अब स्क्रिप्ट क्या होती है आप समझो। हम सब कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? हिंदी। हिंदी की स्क्रिप्ट क्या है? देवनागरी, है ना। तो वैसे ही प्राकृत लैंग्वेज की क्या स्क्रिप्ट थी? ब्रह्मी स्क्रिप्ट थी। अब ये तो था अशोका के बारे में। अब हम उसके बारे में बात करेंगे, अशोका वॉर इन कलिंगा। कलिंगा एक एरिया है, कहाँ पे? जब आप जब इंडिया का मैप देखो, जब ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे तो ओडिशा के बारे में पढ़ेंगे, तो उसका कोस्टल एरिया जो था ना, जो समुद्री तट के साथ वाला उसका एरिया था, वहाँ पे था कलिंगा। तो ये पहले मौर्यन एम्पायर के अंडर नहीं था। तो अशोका चाहता था कि मैं कलिंगा को भी मौर्यन एम्पायर के अंडर कर लूँ। तो अशोका कलिंगा के साथ एक लड़ाई लड़ता है, और वो लड़ाई इतनी खतरनाक हो जाती है, इतनी वायलेंट हो जाती है, इतनी ज़बरदस्त हो जाती है, इतना खून बहता है कि अशोका जब इन सारी चीज़ों को देखता है तो उसका जो मन है ना, वो उदास हो जाता है। उसका मन के अंदर इतना, मतलब कि उसको इतना दर्द होता है ये चीज़ देख के कि मेरी वजह से कितने लोग मरे हैं। माना जाता है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग इस लड़ाई में मरे थे। 1 लाख 1 लाख जो लोग थे वो इस लड़ाई में मरे थे। और पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में अशोका ही एक ऐसा राजा होता है जो
किसी चीज को मतलब कि जो लड़ाई को जीतने के बावजूद उस एरिया को कॉन्केस्ट नहीं करता है, उसको छोड़ देता है। और वो कहता है कि लड़ाई करने से हम किसी को अपने अंडर नहीं कर सकते हैं, उसका मन बदल जाता है और एक वो नई चीज़ की स्थापना करता है जिसको कहते हैं धम्मा। कहते हैं धम्मा से अब मैं लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश करूँगा। धम्मा का मतलब होता है प्राकृत में ही जो हमारा धर्मा होता है ना, हिंदी में हम धर्मा कहते हैं, धर्मा, तो धर्मा को प्राकृत में कहते हैं धम्मा। जो धम्मा था ना उस टाइम का, जो अशोका ये शुरू करता है कलिंगा की वॉर के बाद, कि इसमें ये नहीं होता था कि आपको गॉड की पूजा करनी है, कि वर्शिप करो गॉड की, ऐसा कुछ नहीं था। और ना ही सेक्रीफाइसेस करने की कोई ज़रूरत थी कि सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करने हैं, इसमें कुछ, उसमें धम्मा में ऐसा कुछ नहीं था। अशोका का मानना था कि ये उसकी ड्यूटी है कि वो जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करे, क्योंकि इतना बड़ा एरिया था, इतने तरह के लोग रहते थे, आपस में लड़ते रहते थे धर्म के आधार पे। तो वो चाहता था कि लोगों से जो धर्म के आधार पे वो लड़ते हैं उसको ख़त्म किया जाए, लोगों की प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया जाए और उनको डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट चीज़ों के बारे में उनको इंस्ट्रक्ट किया जाए। तो अशोका अपॉइंट करता है कुछ ऑफिशियल्स को जिनका काम होता है कि धम्मा को स्प्रेड करो, फैलाओ इस धम्मा को। तो उन ऑफिशियल का नाम होता है धम्मा महामाता, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और धम्मा की टीचिंग को फैलाते हैं। ये धम्मा की टीचिंग कैसी थी कि किसी के साथ लड़ाई मत करो, कि चोरी मत करो, जो हमने पुराने टाइम में देखा था। किसमें देखा था हमने? बुद्धिज्म और जैनिज्म में देखा था, है ना। वो इसमें कोई पूजा करने की बात नहीं हो रही है, इसमें सिर्फ ये क्या करने की, अगर आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करो रेदर देन कि उनको बढ़ाया जाए। और जो भी मैसेजेस होते थे उसको इंस्क्राइब करवाया जाता था रॉक्स के ऊपर, पिलर्स के ऊपर, जिसको हम आज के टाइम पे क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शन कहते हैं। और अशोका ने कहा था कि जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं उनके लिए, जो ये ऑफिशियल्स थे, उनको ये जो इंस्क्रिप्शन मैंने लिखवाई हैं उनको पढ़ के सुनाओ। अशोका ने ये मतलब कि धम्मा को फैलाने के लिए उसने सिर्फ अपने एम्पायर तक धम्मा को नहीं रखा, उसने भी जैसे सेल्यूकस निक्टर ने इंडिया में एक पर्सन को भेजा था चंद्रगुप्त के टाइम पे, जिसका नाम था मेगनथीसिस। ऐसे ही जो अशोका था ये भी कई लोगों को डिफरेंट कंट्रीज़ में भेजता है, इंडिया अपने एम्पायर से बाहर भेजता है, सीरिया में भेजता है, इजिप्ट में भेजता है, श्रीलंका में भेजता है, ग्रीस में भेजता है, कि वो भी वहाँ इन कंट्रीज़ में जाके, इन जगहों पे जाके क्या फैलाएं, जो अशोका ने धम्मा को शुरू किया उसको फैलाएं। और वो जो ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जिनको क्या कहते हैं? धम्मा महामाता कहते हैं। तो ये जो लोग थे, ये जो एक जगह से दूसरी जगह जाते तो ये रोड्स के थ्रू जाते थे। तो अशोका ने रोड्स के ऊपर रेस्ट हाउसेज इनके रुकने के लिए बनाने शुरू किए, डक्स वेल्स बनाने शुरू किए, कुएं बनाने शुरू किए इनके पानी के लिए। और इसने क्या किया कि अशोका ने इनने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए फैसिलिटी बनाई, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जगह बनाई लोगों का इलाज करने के लिए, जहाँ पे ह्यूमंस का इलाज, इंसानों का इलाज और एनिमल्स का इलाज दोनों का होता था। क्योंकि कुछ लोग घोड़ों के ज़रिए जाते थे, कुछ लोग पैदल जाते तो बीमार हो जाते थे। तो अशोका उस टाइम पे इतना ज़्यादा काम करता है लोगों के लिए, तो जिसकी की वजह से जिसको अशोका को अशोका द ग्रेट बोला जाता है, अशोका को महान राजा बोला जाता है, इन्हीं चीज़ों की वजह से। तो ये था इस चैप्टर में। हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में आगे पढ़ेंगे और देखेंगे डिफरेंट चीज़ें हिस्ट्री के बारे में। पर आपके 9th चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जो आपकी बुक में भी एक टॉपिक दिया हुआ है, बिफोर मतलब कि चैप्टर 9 जो चेंजेस आए थे, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर मेरे प्यारे बच्चों। और इस चैप्टर को रेट करो, रिव्यू करो, रिकमेंड करो और शेयर करो अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है। और अगर नहीं कुछ समझ लग रहा तो मुझे कॉल करके पूछो।